नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमेरिका ने अब जाकर ये मान लिया है, अमेरिका की एजेंसीज ने ये मान लिया है कि मुज्तबा खामनेई न केवल जिंदा हैं बल्कि पूरी तरह से ठीक ठाक हैं, इंजर्ड है, घायल हैं। बताया ये जा रहा है कि जब बम से विस्फोट हुआ था तो सीढ़ियों से गिर पड़े थे, उसके चलते चोट आई है, लेकिन दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वही ईरान को लीड कर रहे हैं। वही इस पूरे मामले को, जो अमेरिका और इजराइल के साथ जंग चल रही है, उसको गाइड भी कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं। तो जो शुरुआती दौर में लगातार ये ट्रंप तमाशा कर रहा था कि हमें ये नहीं पता ईरान में लीडर कौन है, हमें ये नहीं पता मुज्तबा खामनेई जिंदा है कि मर गए, शायद वो मर चुके हैं, ये सारी जो बातें कर रहा था, वो बातें अमेरिका की एजेंसीज ने ही झूठी साबित कर दी है। मुज्तबा खामनेई जिंदा है और ईरान को लीड कर रहे हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वही ईरान को लीड कर रहे हैं। इसके पहले पजेश्कियन ने बाकायदा ट्वीट किया था, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, कि मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर के साथ उनकी 1.5 घंटे की 90 मिनट से ज्यादा की मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से फिट हैं और देश को गाइड कर रहे हैं। उसके बाद एक फोटोग्राफ भी जारी हुई थी, लेकिन वो फोटोग्राफ एआई थी। ईरान ने अभी तक मुज्तबा खामनेई की हमले के बाद की कोई भी फोटोग्राफ जारी नहीं की है। कोई भी फोटोग्राफ आपको अगर दिखती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो एआई की है। जितनी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी वो सारी की सारी पुरानी तस्वीरें हैं। जाहिर है चोट लगी होगी और उनको ऐसी जगह पर रखा गया होगा जहां पर वो पूरी तरह से सेफ रह सके, इसलिए लोकेशन, तस्वीरें वगैरह उनकी जारी नहीं हो रही। इसके साथ साथ अमेरिकन एजेंसीज का एक और सच सामने आया है। जो केंट, जो काउंटर टेररिज्म का हेड था, उसने यह बयान दिया है कि 12-13 जो एजेंसीज हैं अमेरिका में, उन सब ने यह रिपोर्ट दी थी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप और इजराइल दोनों लगातार झूठ बोल रहे थे। जेडी वांस ये लगातार झूठ बोल रहा है कि हमने दुनिया को एटॉमिक खतरे से बचा लिया। वैसे भी दुनिया को एटॉमिक खतरा कहीं से है तो वो अमेरिका से है, जो एक बार एटॉमिक बम का यूज कर चुका है और दोबारा ईरान पर एटॉमिक बम गिराने की धमकी ट्रंप दे रहा है। जो केंट ने बिल्कुल साफ बताया कि कहीं से भी यह रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान कोई एटॉमिक बम, कोई न्यूक्लियर बम बनाने वाला है। ईरान का जो सारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो पीसफुल चीजों के लिए है, मेडिकल के लिए है, एनर्जी के लिए है और बाकी सारी चीजों के लिए है। इसी के बरक्स एक और खबर आप देख लीजिए। अमेरिका में जो सीनेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, यानी हमारे यहां एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि बिल्कुल साफ साफ हमें ये बताया जाए कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम जो है वो किस कैपेसिटी का है। कम से कम अमेरिका ये एक्सेप्ट करे, इस बात को तस्लीम करे कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है। जी, इजराइल ने अमेरिका से चुरा कर ही न्यूक्लियर बम बनाया था और अमेरिकन जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जानता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन लगातार इस बात को छुपाया जाता है और अमेरिका ऑफिशियल तौर पर यह बात नहीं मानता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है। जिस ईरान ने अभी तक न्यूक्लियर बम बनाया नहीं है, जिस ईरान के बारे में अमेरिका की सारी एजेंसीज की रिपोर्ट कहती हैं कि वो न्यूक्लियर बम बना नहीं रहा है, उस ईरान पर हमला कर देते हो और फिर रोज चिल्लाते हो कि न्यूक्लियर बम हम नहीं बनने देंगे। जो उनको बनाना ही नहीं है वो तुम क्या बनने से रोकोगे। लेकिन इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, ये सारी दुनिया जानती है। उसने एनपीटी पर साइन भी नहीं किया है। उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है डिमोना में, वहां पर तो कोई जाकर जांच भी नहीं कर सकता है, जबकि इसके पहले तक, जंग शुरू होने के पहले तक, ईरान ने 12 रोजा जंग की बात कर रहा हूं, 12 रोजा जंग शुरू होने के पहले ईरान ने पूरी छूट दी हुई थी आईएईए को कि वो आए और चेक कर ले कि हम क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। इजराइल में आईएईए जा नहीं सकता है, वहां का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोजेक्ट है उसकी कोई जांच नहीं कर सकता है, वो बेहद सीक्रेट है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। ये अगर दोहरापन नहीं है तो और क्या है। और अब अमेरिका के अंदर यह प्रेशर बढ़ने लगा है कि इजराइल के पास जो न्यूक्लियर बम है उस पर भी बात हो। यह क्या बात होती है कि ईरान में न्यूक्लियर पर आप दुनिया भर की बात करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जो इकलौता मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, जो एनबीटी का सिग्नेटरी नहीं है, जो आईएईए से किसी तरह का इंस्पेक्शन नहीं करवाता है, उस इजराइल के न्यूक्लियर बम के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपको यहां पर याद दिला दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने इस बात पर ऐतराज जताया था कि न्यूक्लियर बम बना रहा है इजराइल, और उसके बाद, उसके तुरंत बाद उनका मर्डर हो गया था।
वो कार में कहीं जा रहे थे, एक शूटर ने उनको किल कर दिया था और कभी पता नहीं चला, कभी इस बात की पूरी जांच नहीं हो पाई कि उस शूटर का किससे लेना देना था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कैनेडी साहब की जो हत्या हुई थी वो मोसाद ने करवाई थी, यानी इजराइल ने करवाई थी। तो एक तरफ एक शैतान है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, जो जेनोसाइड कर चुका है, कर रहा है। लेबनान पर जो लगातार बम गिरा रहा है, कल यह खबर आई, सारे अखबारों ने बड़ी बड़ी लगा दी कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने हमले किए हैं, हिजबुल्लाह ने इनके 2 सैनिक मार दिए, वगैरह वगैरह। लेकिन यही सारे अखबार ये बताने से चूक गए कि लेबनान पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है। सदर्न जो लेबनान है, दक्षिणी जो लेबनान है, वहां पर लगातार कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है और बेरूत के अंदर भी लगातार बम गिरा रहा है। यह बताना भूल गए। सीज फायर हो गया, उसके बावजूद लेबनान पर लगातार बम गिरा रहा है इजराइल। ईरान से जंग शुरू करता है, सीरिया पर हमला करता है, गोलन हाइट को कब्जा कर लेता है, गजा पर हमला करता है, वेस्ट बैंक पर कब्जा करता है, न्यूक्लियर बम बनाकर रखता है। लेकिन इजराइल पर सारे लोग अपने लब सिल लेते हैं, अपने होठ सी लेते हैं पूरी तरह से। ये कैसा कानून है और ये किस तरह की दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं? एप्स्टीन फाइल का चक्कर है कि किसका चक्कर है? क्यों अमेरिका और यूरोप इतना डरते हैं? वैसे तो हमारे मोदी जी भी शायद डरते हैं। ये लोग इतना क्यों डरते हैं नेतन्याहू से, क्यों उसके पीछे खड़े हो जाते हैं? ये सवाल आज के वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। उधर अमेरिका ने एक प्रपोजल भेजा हुआ है ईरान को, बातचीत के लिए प्रपोजल भेजा हुआ है कि ये शर्तें हैं, इन शर्तों पर अगर आप तैयार हो जाइए तो बातचीत हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की रात ईरान जवाब दे देगा जो हमने प्रपोजल भेजा है। उधर ईरान के जो विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हम प्रपोजल पर अभी बात कर रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, उसके बाद हम जवाब देंगे। इसलिए आज रात तक कोई जवाब आएगा इसकी फिलहाल तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि लगातार ये इंटरनेशनल मीडिया में चलाया जा रहा है कि ईरान अगर आज जवाब दे देगा तो अगले हफ्ते की शुरुआत में इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान की। लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया, ये बातचीत सब अच्छा चल रहा है, ये दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही है। मार्केट सुधारना होता है इन लोगों को, मार्केट में प्राइस ठीक ठाक रखनी होती है। लेकिन ईरान का जो रवैया है उसमें यह लगता नहीं है कि इतनी जल्दी जवाब आएगा। और क्यों इतनी जल्दी जवाब नहीं आएगा? क्योंकि अमेरिका जो शर्तें रख रहा है और शर्तों से ज्यादा जो उसके साथ लगातार ट्रंप के बयान आ रहे हैं वो ईरान को कतई पसंद नहीं आ सकते। जैसे ट्रंप ने यह कहा कि अगर जवाब नहीं मिलेगा, अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा तो हम ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू कर देंगे। आपको पता है इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम करने की बात की थी कि हमारी आर्मी वहां पर रहेगी, हमारी एयरफोर्स नेवी सब रहेगी और जहाजें वहां से बिल्कुल हिफाजत के साथ महफूज जहाजें वहां से निकल जाएंगी। ये बात इन्होंने की थी। 2 दिन नहीं चल पाया इनका ऑपरेशन फ्रीडम और इनको ऑपरेशन फ्रीडम खत्म करना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे कहा था इसलिए हमने ऑपरेशन फ्रीडम खत्म कर दिया। हकीकत यह सामने आई कि सऊदी अरबिया और कुवैत ने साफ कह दिया था कि आप हमारी जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान के खिलाफ। उनको मालूम था कि जो ही यह काम हुआ ईरान पहला अटैक इन कंट्रीज के ऊपर करेगा और इसलिए ऑपरेशन जो इनका फ्रीडम था उसको खत्म करना पड़ा। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने खबर यह फैलाई कि सऊदी अरबिया यह कह रहा है कि अच्छा ऑपरेशन फ्रीडम खत्म हो गया, अब आप हमारी जमीन और आसमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो बैन लगाया था अमेरिका के जमीन और आसमान का इस्तेमाल करने का, बेसिस का इस्तेमाल करने का, वो हटा लिया सऊदी अरबिया ने। यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में फैलाई गई। सऊदी अरबिया का बयान आया है कि उसने इस तरह का कोई भी बैन नहीं हटाया है और उसने अपने बयान में यह साफ किया है कि सऊदी अरब के बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर सकता है, जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर सकता है। यानी सऊदी अरब का, जो मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, 4-5 दिन हो गए, सऊदी अरब ने क्लियरली ईरान के साथ एक अंदर अंदर समझौता किया हुआ है कि आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और हम अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब अगर कुवैत ने भी यही किया है, अगर कुवैत ने भी अमेरिकन बेसिस को अभी तक दोबारा इजाजत नहीं दी है, इसका मतलब यह है कि हमला करना या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तमाशा करना इनके लिए आसान काम नहीं होगा। अब ऐसे में ट्रंप फिर से कह रहा है कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस करेंगे। अगर ईरान हमारी बात नहीं सुनता है तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस करेंगे, जिसका मतलब यह होता है कि एक तो हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जबरदस्ती खुलवाएंगे और दूसरा ईरान के अंदर हम हमले करेंगे। तो ईरान कौन सा हाथ में मोम लगा के बैठा हुआ है?
आपने हमले किए तो ईरान ने भी पलट के हमला किया। आपने वहां पर हमले किए तो ईरान ने आपका ड्रोन गिरा दिया, आपकी जहाज को नुकसान पहुंचाया। तो आप हमले करेंगे तो ईरान भी पलट के हमला करेगा। और आपकी ही सीआईए अब क्लियरली कह रही है कि महीनों ईरान आपसे लड़ सकता है। आप कोई 2-4 दिन की लड़ाई में ईरान को नहीं हरा सकते। और अगर महीनों लड़ाई चलेगी तो आपका भी इतना बुरा हाल होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्तीफा देकर हमेशा हमेशा के लिए पीछे हटना पड़े आपको। इसलिए ट्रंप का जो ये रवैया है, अब ये कहा जा रहा है, आप और देखिए एक बात, अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप बोर हो गया है इस जंग से। मतलब कोई कंप्यूटर गेम खेलने आया था, कोई पिक्चर देख रहा था जिसमें बोर हो गया था, मजाक लगा था ईरान पर अटैक, उसको लगा था कि बस जाएंगे, खेलेंगे, तालियां बजवाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन में भर भर के वोट मिलेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने अपने सब्र से और ईरान ने अपनी ताकत से और ईरान ने अपनी डिप्लोमेसी से ऐसा उलझाया हुआ है कि अमेरिकी अखबार, पॉलिटिको वगैरह अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप ऊब चुका है, बोर हो गया है। बोर नहीं हुआ है, उसको अच्छी तरह से पता है कि ईरान से जीत पाना मुमकिन नहीं है। और जितने नाटक वो कर रहा है वो बाकी मुल्कों पे चल जाएं, टैरिफ लगा देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे, ये बाकी मुल्कों पे चल जाएं। ईरान जो 40 साल से दुनिया भर के सैंक्शन झेल रहा है, उसके ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रोज दावा करते हैं कि उनकी सारी मिलिट्री खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया, उनका पूरा का पूरा नेवी खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। और सीआईए ये खबर देता है कि 70% से ज्यादा उसके हथियार, ईरान के जो हथियार हैं, वो अभी तक महफूज है, वो अभी तक अनयूज्ड है, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी ये जो जंग चली है जिसमें मिडिल ईस्ट के सारे इलाकों, इजराइल और अमेरिका का जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें केवल 30%, 100 में से केवल 30 हथियार यूज किए गए थे। यानी 70 हथियार अभी और बाकी हैं, 70% मिसाइल्स बाकी हैं, 70% लॉन्चर्स बाकी हैं, और 99% ईरानी जिंदा हैं, ईरान की सड़कों पर रोज उतर रहे हैं और रोज ये दुश्मन को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं। कल ईरान का एक मैसेज वायरल हो रहा था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों के लिए था, जिसमें वो कह रहा था कि हमसे कोऑर्डिनेट करके चलिए और जो अमेरिकी जहाज हैं उनके करीब मत जाइए, क्योंकि यांकीज, आप जानते हैं अमेरिकन के लिए एक डेरोगेटिव टर्म है, यांकीज को हम एक सबक सिखाना चाहते हैं, हम कभी भी इनको सबक सिखा सकते हैं। यानी अमेरिकी जहाजों पर हम कभी भी हमला कर सकते हैं, अगर उसके आसपास आप होंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ट्रंप एक तरफ दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया है, और ईरान की एम्बेसीज रोज नए वीडियो लगाती हैं, रोज नई चीजें दिखाती हैं और कहती हैं कि ईरान अभी तक तैयार है, खड़ा है, और जंग अगर आगे बढ़ेगी तो ईरान माकूल जवाब देगा, न केवल अमेरिका को बल्कि हर उस मुल्क को जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, जो अमेरिका को अपने बेसेस का इस्तेमाल करने देगा। आप देखेंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी रह गई हैं जो खुलकर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी हैं, एक यूएई और दूसरे बहरीन। यूएई भी इंटरनेशनल लेवल पर चाह रहा है समर्थन लेना, पैसा रुपया है उसके पास, तो उसको लगता है कि इसका इस्तेमाल करके वो समर्थन ले सकता है। लेकिन दुनिया से भी यूएई को कोई खास समर्थन नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी ये रशिया गए थे, जो वहां के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएई के, वो रशिया गए थे और रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव से उनकी मुलाकात हुई थी। लावरोव ने उनको क्लियर किया कि जंग अगर जारी रहेगी तो सबका नुकसान होगा, इसलिए बेहतर है कि जो सीज फायर चल रहा है उसको चलने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूएई के ऊपर यह आरोप है कि ईरान पर जो अभी अटैक हुए थे उसमें यूएई ने हिस्सा लिया था। यानी लावरोव ने क्लियर कहा है कि आप अगर ईरान से जंग करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस में आप देख लीजिए, अमेरिका प्रपोजल लाने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात के लिए कि ईरान के ऊपर और सैंक्शन लगाए जाएं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए इंटरनेशनल फोर्स भेजी जाए। इन सब चीजों के लिए वो एक प्रपोजल लाना चाहता है। अब बहुत क्लियर है कि रशिया और चाइना ये प्रपोजल पास नहीं होने देंगे, वीटो लगा देंगे। तो ना तो आप यूएन में अपनी मनमानी कर पा रहे हो, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मनमानी कर पा रहे हो, ना ईरान को झुका पा रहे हो। फिर ऐसा कोई प्रपोजल जिसमें ईरान की शर्तें नहीं शामिल होंगी वो ईरान क्यों मानेगा? जो लड़ाई आप मैदान और आसमान में हार चुके हो, उस लड़ाई को आप बातचीत में ईरान से कैसे जीत सकते हो? या ऐसे कहिए कि जिन चीजों को आपने जंग के मैदान में हासिल नहीं किया, जिन चीजों को आप जंग के मैदान में हासिल नहीं कर पाए,
उनको आप ईरान जैसे मुल्क से डिप्लोमेसी में हासिल नहीं कर सकते हैं, यह तय है। कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिस पर ईरान कभी राजी नहीं होगा, यह बात मैं कह चुका हूं। पहली बात, वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं देगा। वो रशिया में रख सकता है, वो एनपीटी के तहत आईएईए को यह इजाजत दे सकता है कि वो आकर इसकी जांच करता रहे। वो उनका जो एनरिचमेंट लेवल है वो 3-3.5% तक ला सकता है, लेकिन अमेरिका को वो नहीं सौंपेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये, वो कतई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह हो जाए, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो उसका अधिकार है वो खत्म हो जाए। ये ईरान कभी स्वीकार नहीं करने वाला, इस बात को ईरान कभी नहीं मानेगा। और तीसरा, अगर अमेरिका यह कहता है कि सैंक्शन हम बाद में खत्म करेंगे, अभी समझौता हो जाए या सीज फायर को बढ़ा दिया जाए, तो वो कतई नहीं मानेगा। वो सैंक्शन खत्म करवाएगा एक लिमिट तक। 100% ना खत्म हो, कम से कम 30-40% सैंक्शंस खत्म हो, कम से कम सेकेंडरी और टर्शरी जो सैंक्शंस हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो, और साथ में समझौता ऐसा हो कि सारी जगहों पर जंग रुके और ईरान पर आगे जंग ना हो सके। कम से कम इतना होगा तब तो ईरान मानेगा, वरना ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। ना जंग करने की हिम्मत उनके पास है और ना समझौता करने की सलाहियत उनके पास है। वो सिर्फ गुंडों की तरह बकवास कर सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं। इससे ज्यादा डिप्लोमेसी न ट्रंप को आती है, न ट्रंप की टीम में कोई है जिसको आती हो। वैसे भी जिसको इजराइल से ऑर्डर लेकर सारी बातें करनी हो, वो डिप्लोमेसी क्या कर पाए। उधर एक और बड़ी खबर यह है कि कतर के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं अल-थानी साहब, वो गए हुए थे अमेरिका। जेडी वांस से उनकी मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अलावे टर्की और कतर ये भी बैकडोर से लगातार इस समझौते को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं रात तक ईरान कोई जवाब देता है, ईरान अमेरिका की डील पर कोई कमेंट करता है या फिर उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। संडे है कल, और संडे जब आता है तो यह खतरा बढ़ जाता है कि ट्रंप कोई तमाशा करे, क्योंकि उस दिन मार्केट बंद होता है और उस दिन वो मनमानी कर सकता है। बाकी दिन तो उसके बयान और एक्शन दोनों सिर्फ और सिर्फ मार्केट को चढ़ाने और गिराने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो डिप्लोमेसी के लिए इजराइल से इजाजत लेता है और बयान देते समय मार्केट्स का गिरना और उठना, अपने पॉकेट का भरना और खाली होना सोचता है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। मामला अभी बुरी तरह से फंसा हुआ है, खतरा अभी बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बुरी तरह से डिस्टर्ब है। और इसीलिए जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि समझौता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें समझौते से ज्यादा जंग के दोबारा शुरू होने के आसार हैं। यह समझौता तभी होगा जब ट्रंप ईरान की शर्तों को मानेगा, थोड़ा झुकेगा। अगर वो नहीं झुकता है, नहीं मानता है, तो यह समझौता नहीं होगा। बस एक पॉजिटिव चीज है कि ईरान की जंग के चलते उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी गिरती जा रही है। केवल 23% लोग अमेरिका में बचे हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। उसकी रेटिंग इतनी गिरती जा रही है कि उसके दिमाग में यह बात होगी कि अगर यह जंग लंबी चली तो मिड टर्म इलेक्शन हारना भी पड़ सकता है और कुर्सी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ये एक डर है जो उससे समझौता करवा सकता है। क्या होता है, कैसे होता है, देखते रहिए। मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारे मेंबर बन जाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।